फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी हमें गोपाल जी ने भेजा है। गोपाल जी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ में 1998 में घटी थी। गोपाल जी एक इंजीनियरिंग कंपनी में फील्ड वर्कर थे, फील्ड में काम करते थे, सपोर्टिंग का काम करते थे। उस कंपनी का जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट चलता था वो इधर से उधर जो कागज़ पत्तर कहा जाए, कोई ज़रूरी सामान पहुँचाना होता था, वो उनका काम था। तो चलिए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। ये घटना मेरे साथ में 1998 में हुई थी। मैं एक कंपनी में फील्ड जॉब करता था। उस टाइम मेरी उम्र यही करीब 23-24 साल की रही होगी और वो जो जॉब था मेरा पहला ही जॉब था। अब मैं अपने जी जान से उस कंपनी में लगा हुआ था। कंपनी अच्छी थी। अब मैं जब बाहर जाता था, शहर से बाहर निकलता था, तो कंपनी हमें टीए डी भी सब देती थी और हमें होटल में रुकने के भी मिलता था। लेकिन मैं वो पैसा अपना जेब में रख लेता था। मैं कहीं पर भी सो जाता था। रात में रेलवे स्टेशन पर, बस के अड्डे पर, जहाँ भी मुझे देखता कि हाँ यहाँ सही है तो मैं अपनी रात काटना है तो मैं सो जाता था, ताकि वो जो पैसे हैं होटल वाले मेरी जेब में सुरक्षित रहें, वो खर्च ना हो, ताकि अपना मैं घर पर उस पैसे का समुचित प्रयोग कर सकूं। ऐसा ही मेरी लाइफ चल रहा था। उस कंपनी में मैं 1.5 साल से काम कर रहा था और मेरा यही काम था कि इस शहर से उस शहर जाते रहना, कोई ना कोई सामान इधर से उधर पहुंचाना होता था प्रोजेक्ट पर। और एक रात जो मेरे साथ में हुआ, वो घटना मैं आज तक कभी भूल नहीं पाता। और उसके बाद तो मेरा नज़रिया ही बदल चुका था कि मुझे कैसे रात में रहना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ मैं अपने नए सिरे से करने लगा था उस घटना के बाद में। ये घटना का जब शुरुआत हुआ था मेरे साथ में, मैं एक अपना प्रोजेक्ट पर जा रहा था मुंबई से। कुछ जगह तो हमने ट्रेन के द्वारा सफ़र किया था और इसके बाद मुझे बस पकड़नी थी। बस के ज़रिए मैं उस अपना जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था उस जगह पर पहुँचा। लेकिन मैं आधी रात के वक्त में पहुँचा था वहाँ पर। रात के करीब 12 से ऊपर का टाइम हो गया था जब वो बस मुझे उस बस स्टेशन पर छोड़ी थी। बस जो स्टॉप था, स्टेशन था, कोई ख़ास नहीं था। बिल्कुल शहर से बाहर वो बना हुआ था और वहाँ पर विशेष कोई सुविधा भी नहीं थी। बस लग रहा था कि उस रात में जब मैं उतरा था तो वहाँ पर मुझे कोई भी, एक भी कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वहाँ पर ट्यूबलाइट ज़रूर जल रही थी, रोशनी थी और एक जो कमरा था पक्का बना हुआ था। बाकी आगे में खाली मैदान था और उसके आगे मेन रोड था। मेन रोड पर भी कुछ दुकानें जरूर बनी हुई थी, लेकिन आधी रात में भला कौन दुकान खोलता है। अब मैं जब उतरा वहाँ पर, वहाँ का माहौल देखा तो मैं समझ गया कि अब हमें कहाँ रुकना है, क्योंकि अब तो जो भी हमें सफ़र करना था वो तो सुबह में ही होना था। अब रात तो हमें इस जगह पर ही बितानी थी। अब मैं जहाँ ट्यूबलाइट जल रहा था, जहाँ रोशनी थी, मैं उस जगह की तरफ चल पड़ा था। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बेंच भी बना हुआ था
आराम करने के लिए, बैठने के लिए। अब मैं अपना जो बैग था उसी बेंच पर रख दिया। अब मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहा। अब बस तो चली गई थी जो मुझे उतारी थी। अब तो वो जगह बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। मैंने अब देखा तो दूर पास में एक काला कुत्ता सोया हुआ था। वो जब मैं वहाँ उतरा था तो उसने उठ करके मेरी तरफ जरूर देखा था, उसके बाद अपनी जगह पर सो गया था। अब मैं धीरे धीरे करके अब सोचा कि अब बैठ करके रात काटना ठीक नहीं है, इसी बेंच पर हम सो जाते हैं। अब जो होगा सुबह में जहाँ जाना होगा, साधन मिलेगी तो हम चलेंगे। अब मैं उसी बेंच पर अपना बिस्तर बिछा लिया था, जो भी गमछा वमछा मेरे पास में था, और बैग को सिरहाने रख करके मज़े में अपना सो गया था, जैसे मैं हर बार दूसरे शहर में करता था, ताकि मेरी होटल वाला पैसा बच जाए, 2 पैसा मेरी जेब में आता रहे। अब मैं सोने का तो सो गया था उस बेंच पर। गहरी नींद भी आ गई थी, क्योंकि सफ़र का हमारा थका हुआ शरीर था। लेटते ही बेंच पर मुझे गहरी नींद ने आ घेरा था। आज जब मेरी नींद खुली तो मुझे कोई जगा रहा था, कोई मुझे उठा रहा था। मेरे गालों पर जैसे लग रहा था कोई थप्पड़ लगा रहा हो धीरे धीरे से। अब मेरी जब नींद खुली तो मैं अपने सामने देखा कि एक जवान औरत जो सफ़ेद साड़ी में खड़ी दिखाई दे रही थी, और उसके सर पर चोट लगा हुआ था। लग रहा था कि अभी भी ताज़ा ताज़ा चोट लगा हो, और उसमें से खून भी रिस रहा था, जो उसके सफ़ेद साड़ी पर गिरता जा रहा था। और सफ़ेद साड़ी अब लग रहा था कि लाल 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 धब्बे से भर गई हो। मैं उस औरत को इस हालत में देख करके भौचक्का सा रह गया। एक तो नींद से मेरी आँख खुली थी, और उठते ही सामने में उस औरत का हुलिया देख करके खून से जो टपक रहा था, मैं डर गया। और वो औरत ही मुझे उठा रही थी, उठो उठो उठो। अब जब मैं उठ गया तो सब सामने की हालात देखा तो मैं पूछ ही बैठा, अरे बहन जी, आपको कैसे चोट लगी है, क्या हुआ आपके साथ में? मैं कई सवाल पूछ बैठा उससे। वो औरत जो अब मेरी तरफ देख रही थी, वो एक अंधेरे की साइड में इशारा करने लगी। वो बोल रही थी कि मैं उधर से आ रही थी और अचानक कुछ गुंडों ने मेरे ऊपर में हमला कर दिया। अभी वो गुंडे वहीं पर हैं, उन्होंने मेरा सामान भी छीन रखा है। अब मैं थोड़ा हष्ट पुष्ट तो था, मजबूत भी था शरीर का, और जवानी का जोश था, खून था। और उस औरत को कहते ही मेरे खून में उबाल आने लगा। मैं बोला, बहन जी, कितने लड़के थे जो आपके साथ में ऐसा किए हैं? वो कहने लगी कि 2 लड़के थे। अब मेरे मन में यही ख्याल आया कि मैं तो 2 को तो आराम से देख लूँगा। और मैं बोला कि आप पक्की बात है ना कि जहाँ आप इशारा कर रही उधर ही हैं? वो बोली, हाँ बिल्कुल, उधर से ही मैं आ रही हूँ। अब मैं बोला, बहन जी, आप इस बेंच पर बैठ जाओ, मेरा बैग देखते रहना, सामान देखते रहना। बस गया मैं और देखता हूँ कहाँ वो आपका सामान लेके गए हैं, और ये आपको सर पर कैसे चोट लगा था। अब वो बताने लगी कि वो छीना झपटी में हमें यहाँ पर चोट लग गया सर पर। और इसके बाद में मैं रुका नहीं, सीधा उस अंधेरे में चला गया था देखते हुए, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं आंखें गड़ा गड़ा करके देख रहा था। वो एक रोड था जिस तरफ उस औरत ने मुझे भेजा था, और वो रोड अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं अपनी नज़रें गड़ाए उस रोड पर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं जरा भी आहट होती तो मैं देखने लगता कि शायद वो लड़के कहीं आसपास भी होंगे, और उस बहन जी का सामान हमें मिल जाएगा, मैं उनसे छीन लूँगा। और मैं धीरे धीरे करके बहुत आगे तक निकल आया था, लेकिन वो लड़के मुझे नहीं कहीं पर दिखाई दिए। मैं थोड़ा और आगे निकल आया। मैंने देखा
कि एक नीम का जैसे पेड़ था वहाँ पर, और नीम के पेड़ के पास में कुछ परछाइयाँ मुझे नज़र आ रही थी, हिलती डुलती। मुझे लगा कि शायद वही लड़के हैं जो नीम के पेड़ के पास में बैठे हुए हैं। और मैं धीरे धीरे से अपना कदम बिना आवाज़ किए और उस नीम के पेड़ के पास में चला गया। जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मैं देखा कि वहाँ पर दो काले काले लोग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से वो इशारे में कुछ बात कर रहे हैं। उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं उनकी तरफ देख करके समझ गया, खून तक खोल रहा था कि यही ये लुटेरे हैं जो उस बहन जी का सामान बैग वगैरह छीन लिए हैं और उनको घायल भी किए हैं। लेकिन वहाँ पर कोई भी बैग, कोई भी सामान ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था जहाँ वो नीम के पेड़ के पास में बैठे हुए थे। मैं सोचा कि शायद इधर उधर कहीं पर छिपा दिए होंगे। मेरा खून तो उबाल आ ही रहा था और मैं उनके पास पहुंच गया और कड़कती आवाज़ में बोला कि देखो, तुम लोग जो भी हो, उस बहन जी का जो सामान तुमने लूटा है उसको वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार मार करके भुर्ता बना दूंगा। मैं कड़कती आवाज़ में कहने लगा उनसे। मेरी आवाज़ सुनकर के जो बैठे हुए थे उठ करके खड़े हो गए और वो मेरी तरफ देखने लगे। उनकी जो चेहरा नज़दीक से मैं देखा तो मैं डर चुका था। उनकी आंखें एकदम अंगारों की तरह अब दिखाई दे रही थी। चेहरा तो ऐसे ही काला काला सा था, लेकिन अब उनका चेहरा मुझे भयानक सा नजर आने लगा था। फिर वो एक दूसरे की तरफ इशारे में कुछ बात करने लगे और तभी एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब जैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं नौजवान तो था ही, जोश भी था। अब मैं उसको धक्का देने की कोशिश करने लगा कि ताकि मैं उसको पटक दूं और अपना जो सामान है बहन जी का और वो सामान को मैं उनसे मांगूं। लेकिन वो तो अकेला ही मेरे पर भारी पड़ा हुआ था। अकेला ही वो जिसे लग रहा था कि मुझे वो परेशान कर रखा है। वो मेरी हाथ को छोड़ नहीं रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा लिया था ताकि मेरी हाथ उससे छूट पाए, लेकिन उसकी पकड़ तो जैसे लग रहा था कि एकदम मजबूत पकड़ है। और तब तक दूसरा जो खड़ा था वो हंसने लगा। हंसते हंसते जब मैंने देखा कि ये क्यों हंस रहा है, मैं लाख कोशिश कर रहा था कि उस पहले वाले को मैं धक्का दूं, कैसे भी करके अपना हाथ छुड़ा दूं, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पा रहा था। और तब मुझे लगने लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया हूँ। ये इंसान तो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा वाला हंस रहा था, तेज तेज हंसी एकदम सुनाई पड़ रही थी, उसकी आवाज़ भारी भारी सा। अब मैं महसूस कर लिया था कि मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ। ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत है। अब पूरे शरीर में जैसे मेरी डर फैल चुका था, शरीर कांप गया था उनको देख करके। और तभी मेरे पीछे एहसास हुआ कि कोई और भी है। मैं जब पलट करके देखा तो वही औरत जिसको मैं अपना बहन जी बोल रहा था, सफ़ेद कपड़े वाली और जिसके सर पर चोट लगा था, वो मेरे पीछे खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर भी मुस्कान दौड़ रही थी। अब तो मैं समझ गया कि ये तीनों की मिली भगत है। ये तीनों भूती प्रेत चुड़ैल हैं ये। और ये औरत मुझे जाल में फंसा करके यहाँ तक लेके आई है। आज सही में मैं समझ गया था कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं सुन रखा था कि जो भी चुड़ैल हैं, भूत हैं, जिसको पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। और मैं वही सब सोच समझ करके कांप गया था कि अब मौत तो मेरा निश्चित है। और तभी वो औरत बोली कि देखो, इसको आराम से लेकर चलो अपने अड्डे पर, अब फिर देखते हैं इसको क्या करना है, मारना है कि क्या करना है। अब वो जो हंस रहा था दूसरा काला इंसान, वो एक दूसरा हाथ भी मेरा पकड़ लिया। अब मुझे अब उस
पेड़ के आगे जो अंधेरा फैला हुआ था उस साइड में मुझे लेकर के जाने लगे तीनों लोग। मैं अब समझ गया कि अभी मैं कुछ ना किया ना तो मैं उनके अड्डे पर जहाँ वो बता रहे हैं कि जा रहे हैं तो वहाँ से तो बचना मुश्किल है। जो कुछ भी मुझे करना है इसी वक्त में करना है। अब मुझे बस यही एक चीज़ ध्यान आया कि बस भूत प्रेत से बचाव का एक ही तरीका है जो मेरे पिताजी बताया करते थे कि बस भगवान को याद कर लो, बजरंग बली के याद कर लो और सब भूत तुम्हारे पास से भाग जाएंगे बजरंग बली का नाम लेते ही। और वही मैंने बजरंग बली का हनुमान चालीसा जो बोलना शुरू किया और वो भी तेज तेज आवाज में। जैसे ही बोलना शुरू किया जो भूत मेरे हाथ पकड़ रखे थे वो झटके से मेरा हाथ छोड़ दिए। जो औरत मेरे पीछे पीछे चल रही थी वो साइड में हो गई थी। अब मैं वो हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगा था। आवाज़ शायद दूर दूर तक मेरी वो जा रही होगी। अब मैं इतना जोर से पढ़ रहा था कि कोई मेरी आवाज़ सुन करके हनुमान चालीसा का शायद मेरी मदद के लिए आ जाए। लेकिन उस अंधेरी रात में भला कौन रात में आता है। अब मैं वही कर रहा था कि अपना तेज तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहा था। अब जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था वो तीनों लोग जो भूत थे, एक तो औरत थी और दो काले लोग, वो मुझसे दूर होते गए। वो मुझसे काफ़ी दूर हो चुके थे और वही मौका था कि मैं वहाँ से अपनी जान बचा करके अब भागा उस बस अड्डे के पास में। मैं उस बेंच पर जब पहुँचा तो मैं अपना बैग जो था उसमें कीमती सामान भी थे और मैं उस औरत को हवाले करके आ गया था। लेकिन वो सुरक्षित था, उसी बेंच पर मेरा बैग पड़ा हुआ था, मेरा गमछा भी वहीं पर बिछा हुआ था। हाँ, वो काला कुत्ता जो लेटा हुआ मैंने देखा था वो अब मेरे बेंच के पास में आकर के अब बैठ गया था और वो जगा हुआ था। पहले तो सो रहा था लेकिन अब जगा हुआ, अब मुझे आता हुआ देख करके वो अपनी पूंछ हिलाने लगा था। अब तो मैं इतना खौफ में आ चुका था कि जल्दी से अपना बैग उठाया, गमछा अपना समेटा और उस बस अड्डे से बाहर निकल गया। बाहर आकर के मेन रोड पर अब मैं देखने लगा कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तभी मैंने देखा कि वो जो कुत्ता था, काला कुत्ता, वो हमारे बिल्कुल पास में खड़ा था और वो भी जैसे मेरे साथ चलना चाह रहा था। अब फिर वो मेरे आगे निकल गया। मैं उसका इशारा समझ गया था उस वक्त में। अब मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा था। वो कुत्ता आगे आगे दौड़ रहा था धीरे धीरे करके, अब पीछे मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहा है कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। अगर मैं दूर होता तो वो रुक जाता। मैं उस कुत्ते के पीछे चलते चलते एक मंदिर के प्रांगण तक पहुंच गया था। वहाँ पर रोशनी थी और वो मैं मंदिर देख करके पहचान गया। उस मंदिर तक जब पहुंच गया ना तब मुझे चैन पड़ा था। हालांकि मंदिर का दरवाज़ा वगैरह सब कुछ बंद था और वो कुत्ता जा कर के उसी मंदिर के जहाँ गेट था वहाँ पर जा कर के बैठ गया। मुझे अब समझ में आ गया था कि मुझे इसी जगह पर बैठना है ताकि मेरी बचाव हो सके और वही मैंने किया था। उसी मंदिर का गेट पर मैं सुबह तक वहीं बैठा रहा और वो कुत्ता भी मेरे साथ में बैठा रहा था। मैं तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ रहा था लेकिन जो एक डर था मेरे साथ में जो उस वक्त में हुआ था वो सब मैं कल्पना करके अब बेहद डरा हुआ था। हालांकि मुझे अब मंदिर में डर नहीं लग रहा था लेकिन एक भय जो होता है शरीर के अंदर में वो जरूर मेरे शरीर के अंदर में था। और वो कुत्ता भी सुबह तक मेरे साथ में था उसी मंदिर के गेट के पास में। और जैसे ही सुबह होने लगा वो कुत्ता उठा और फिर जिधर से आया था उधर ही चल पड़ा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अब मैं उसके साथ जाऊं। और तब तक मंदिर का दरवाज़ा खुलने लगा और फिर वहाँ पर लोग आने लगे थे।
उस घटना को मैं इतना सोच करके डरा हुआ था कि आखिर उस बस अड्डे पर जो औरत मिली थी वो मुझसे क्या चाहती थी, और वो दो काला भूत जो मुझे उस नीम के पेड़ के नीचे मिले थे वो लोग कौन थे और वो भी हमसे क्या चाहते थे। लेकिन निष्कर्ष यही निकल रहा था कि आखिर भूत प्रेत इंसान से क्या चाहेंगे, उसकी जान। वो शायद मुझे मार करके और खून पीना चाहते हों या फिर मेरी आत्मा को कैद करना चाहते हों। उनका तो यही लक्ष्य होता है। लेकिन उस रात बजरंग बली की कृपा से मैं सुरक्षित बच गया था, और बाकी जो मेरी मदद किया उस काले कुत्ते ने किया। हाँ, इसके बाद मैंने कसम खा लिया था कि कहीं भी किसी शहर में जाऊंगा तो अपना होटल का जो पैसा मिलता है अब मैं होटल में ही रुकूंगा, चाहे सस्ता हो, धर्मशाला हो, लेकिन मैं फुटपाथ पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं रुकूंगा। और वो जो नियम मैंने बनाया था वो नियम चलता रहा था। तो दोस्तों, ये थी गोपाल जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इस पर थोड़ा प्यार अपना बरसाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले रोज़। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।